Very good evening to all of you. Good evening, sir. Am I clearly audible to all of you, please? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. So, let's start a discussion. What was discussed in the last class, please? Anyone, please? What was discussed in the last class, please? लास्ट क्लास में कोई था या नहीं था, प्लीज़? सारे लोग नए हैं आज. Yes, sir. Sir, हाँ जी, अनामिका बताइए आप लोग. sir, in the last class, we had discussed about power to review its own judgment, and we have seen the difference between the judicial review and the power to review its own judgment Okay, I as of think Supreme Court judiciary, the union judiciary, and Advisory is related. some provision relating to the union judiciary and state judiciary were discussed in the last class, I think, and that was completed. And today we are going to discuss a new topic, that is emergency powers, या हम कह सकते हैं इसको emergency provisions in the constitution. So before starting this provision, before starting the discussion on this chapter, first of all, under what chapter these provisions has been given? Please open your Bear Act, because without Bear Act यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्रोविजंस हैं. आपको बेयर एक्ट देखना पड़ेगा. दे आर माइन्यूट क्लॉजेस जो कि बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, बहुत माइन्यूट डिस्कशन होगा उनके ऊपर. इसलिए इट इज़ अ रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अरेंज द बेयर एक्ट. ओके. सो अंडर व्हाट चैप्टर provision relating to the emergency provision is given in Indian constitution? Anyone, please? Sir, part 18. पार्ट 18. एक बहुत बेसिक सा सवाल है. फ्रॉम वेयर emergency provisions has been taken in Indian constitution? हाँ जी, बताइए. कोई बता सकता है? Sir, is it Germany? यस, श्योर मैम. कोई और है, कोई आंसर दे सकता है? हाँ जी. जस्ट वेट. As far as my knowledge, it's Germany. Yes, just wait for 1 minute, please. यस, सॉरी. तो हमने क्या देखा कि जो प्रोविज़न रिलेटिंग टू द इमरजेंसी, दैट वाज टेकन फ्रॉम द जर्मनी. और ये जो प्रोविजंस हैं ये अपने आप में यूनिक प्रोविज़न है. जैसे हम लोग कहते हैं कि वी आर सेइंग दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज़ अ यूनिक डेमोक्रेसी, सो द पावर ऑफ इमरजेंसी इज़ ऑल्सो यूनिक. इस तरीके की इमरजेंसी अगर हम बात करें और फेडरल कंट्रीज़ की, तो अगर हम यूएस की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें या और एक दो कंट्री की बात करें, तो उन जगहों पर अलग है. बिकॉज ये क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है? इट इज़ अ क्वासाई फेडरल. एज पर द रिक्वायरमेंट इट बिकेम फेडरल टू यूनिटरी, यूनिटरी टू फेडरल. I think you all are aware of this. Yes, sir. Everyone knows about this, that it is a quasi federal, means unitary with क्या है ये, फेडरल करेक्टरिस्टिक्स विद यूनिटरी टेंडेंसी. फेडरल करेक्टरिस्टिक्स हैं बट यूनिटरी टेंडेंसी इसके साथ है. आइवर जेनिंग्स ने भी इसको बोला है. उसके साथ ही केसी वियरे ने इसको क्वासाई फेडरल बोला ही है. तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नेसेसिटी, it can be termed, it can be turned into unitary whenever there is a exigency, whenever there is a need
कि अब ये काम नहीं कर सकता है फेडरल, तो इसको हम यूनिटरी कर लेते हैं। तो ये जो प्रोविज़न है इमरजेंसी का, एट अ टाइम व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट चल रही थी, उस समय भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में एक्सेप्ट किया था कि द पर्सन हु हैज़ अ पावर टू डिक्लेयर और प्रोक्लेम इमरजेंसी मे बी डिक्टेटर, हो सकता है डिक्टेटर। अगर सुटेबल प्रोविजन सही से, सारे फंक्शन सही से काम नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी कैन बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स द प्रिंसिपल, द इथोस एंड प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का है, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। एक धागा आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभार मशीन में एक धागा फंस जाता है तो काटना पड़ता है, निकलता नहीं है, देखा है आप लोगों ने? Yes, sir. The fabric, Yes, sir. the fabric of the constitution can be disturbed. अगर एक भी पेच कहीं से ढीला हुआ इमरजेंसी में, तो नो डाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑल्सो एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट these provisions are very dangerous provision and person may be dictator who has this power, means the person who has power to proclaim emergency, he can use that power for the political benefit, पॉलिटिकल क्या बोल सकते हैं, और कोई वर्ड बताएंगे आप हमें? Vendetta. यस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा। तो ये एक्सेप्ट किया गया एंड दिस प्रोविजंस वर क्रिटिसाइज्ड ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय भी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया। और किस लिए इंक्लूड किया गया? द प्रिंसिपल विच इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव गिवन इन द प्रियम्बल। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? 5 वर्ड्स आपने देखे थे, कौन कौन से वर्ड्स हैं? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Yes, so protect the sovereignty, unity, integrity, socialism, means every objective। इस इमरजेंसी प्रोविजन से ये सारे के सारे जो सारे के सारे जितने भी आइडियल्स हैं गिवन इन द प्रियम्बल, दैट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड डेमोक्रेसी कैन बी बैलेंस्ड। द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमारा मूल गवर्नमेंट का मूल है हमारा, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो ये डेमोक्रेटिक पैटर्न को क्या करेगा? मजबूत करेगा। whenever the president is satisfied that there is a threat to the government of India, threat to the country, threat to the state, he may proclaim emergency with a due care and caution, and whenever there is a chances he is satisfied through his own sources or through the governor that the constitutional machinery is not working in the state, he can proclaim emergency to protect the democracy. Generally आप लोगों ने देखा भी होगा कि इन ओथ अगर आप देखेंगे तो what is written in the oath of the president and the governor? What is written? To protect and preserve the, to protect and the, क्या लिखा हुआ है? Protect and preserve the constitution. यस, प्रोटेक्ट एंड, यानी कि क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है? प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड आई थिंक वहां पर एक वर्ड ये भी दिया है, प्रिजर्व भी दिया है। Preserve, protect, and defend the यस, Constitution. प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों की अगर आप देखेंगे ओथ में तो आपको मिलेगा। अब बात आती है कि इमरजेंसी ये क्या है? व्हाट इज एन इमरजेंसी? एनीवन प्लीज, व्हाट इज एन इमरजेंसी? नॉर्मली आप लोगों ने एम्बुलेंस पे लिखा देखा होगा, विदाउट रेफरेंस। Disturbance. यस, क्या है अनामिका? Disturbance. इमरजेंसी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तनुजा? Urgency of some sort. इट इज अ Any स्टेट ऑफ, situation. it is a state of affairs. Are you getting my point? Anamika, it is a sudden state of affairs, कि कुछ एकदम से घटित होगा ऐसा। Am I right, Anamika? Yes, sir. It is a state of affairs, और वो भी क्या है? Sudden state of affairs where these provisions, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, there are certain provisions has been given to handle that situation. Are you getting my point? Means chapter 18, I think chapter 18, कौन सा चैप्टर है? 18.
Chapter 18. Chapter 18, 352 to 360. These provisions are applied during a sudden change, sudden exigency, which is created by war, external aggression, internal disturbance, or any other ground, failure of machinery, constitutional machinery. There are a lot of grounds जिसमें नेशनल इमरजेंसी हो सकती है, स्टेट इमरजेंसी हो सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है. इमरजेंसी मे बी ऑफ अ 3 काइंड, जो कि 352 से लेकर के और 360 तक आपके प्रोविजंस दिए गए हैं. वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं. ठीक है. अब बात आती है कि ये जो इमरजेंसी है, सबसे पहली चीज है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ emergencies? Three types. The three types of 3 types of emergency. The first is, that is a, National emergency. national emergency. yes, national emergency. So please एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आप नॉर्मली लिख लेंगे कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी एक कॉलम में एक ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. हम प्रोविजन और पढ़ेंगे आगे, लेकिन इससे पहले एक ब्रीफ में देख लीजिए. नेशनल इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. नाउ द सेकेंड इज state emergency. State emergency when there is a breakdown of the machinery of the when there is a breakdown of constitutional machinery in a state. When there is breakdown of constitutional machinery in the state. Now third is a financial emergency when there is a threat to the credit of India. When there is a threat to the credit of India. I think it is clear to all of you. Provisions नोट कर लेंगे उनके सामने. नेशनल इमरजेंसी 352, 356 and 360. So नेशनल इमरजेंसी, इट इज अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप लोगों ने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल sir. फीचर है, स्पेशल फीचर है, आप लोगों ने देखा था. क्या है ये? इट इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और स्पेशल फीचर क्यों है ये गुरलीन? वो इट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, तो ये स्पेशल फीचर क्यों है? सर ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव है. सेंसिटिव है, बट it affects the federal structure. Are you getting my point? And makes the unitary. Are you getting my point, Anamika? Yes, sir. किसको अफेक्ट करता है ये? इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है ये इमरजेंसी प्रोविजन. क्योंकि ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी कर देता है ये. ड्यूरिंग द इमरजेंसी इट कन्वर्ट्स द पोजीशन. जो आप फेडरलिज्म की बात करते हैं, दैट बिकम्स यूनिटरी. तो ये एक बहुत नोटेबल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. इट इज अ वेरी नोटेबल फीचर. कन्वर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इनटू, यानी गवर्नमेंट मीन्स अ फेडरल टू Unitary. unitary. And second thing, Parliament gets overriding power. Parliament gets overriding power. Note down, please. Parliament gets overriding power. Parliament gets overriding powers to control and direct all aspects of control and directs all aspects of administration and legislation throughout the territory of India. हाँ जी, क्या लिखा आपने?
सर हमने लिखा है पार्लियामेंट गेट्स ओवरराइडिंग पावर्स to control and direct all aspects of administration and legislation throughout the territory of India. ओके, तो ये आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये कैसे नोटेबल फीचर है। ठीक है, ये एक ऐसा नोटेबल फीचर है कि जो फेडरल से यूनिटरी करता है और उसके साथ ही ये पार्लियामेंट को ओवरराइडिंग पावर दे देता है, जिससे क्या करती है पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करती है, उसके साथ ही वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने लग जाते हैं, उसके साथ ही लेजिस्लेटिव वर्क भी करती है पार्लियामेंट। Yes. इज इट क्लियर? हाँ जी। अब इसके साथ अगर हम बात करें तो कम टू द लेजिस्लेटिव प्रोविज़न, जो कि इनैक्टेड प्रोविजंस, आपके प्रोविज़न दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 352। कम टू द प्रोविज़न एंड रीड द प्रोविज़न। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा आपको प्लीज़। हाँ जी, 352 क्लॉज 1। Married, sir. यस, Article 352, Proclamation of Emergency, Clause 1. If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or armed rebellion, he may, by proclamation, make a declaration to that effect in respect of the whole of India or of such part of the territory thereof as may be specified in the proclamation. आगे भी पढ़े? हाँ जी प्लीज़। नहीं, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। इसके आगे पढ़ने का मतलब है कि पहले इसको समझना है। सो हु कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लेंगे। हु में प्रोक्लेम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, President. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड on what grounds, in what circumstances? War and external aggression and armed rebellion. when there is a grave emergency, when there is a grave emergency, ये थोड़ा सा पॉइंटर्स बना के लिखना। क्या है कंडीशंस, प्लीज देखिएगा क्या क्या कंडीशन है 352 क्लॉज 1 में। when there is a grave emergency exists whereby the security of India is threatened or any part of the territory of India is threatened। ऐसा नहीं कि पूरे देश में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। क्या है, अगर किसी पार्ट में भी अगर सिक्योरिटी की अगर बात आती है एंड सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड, देन नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गर्लिन? Yes, sir. क्या कंडीशन है? when there is a grave emergency exists and there is threat to the security of India or any part of the territory of India। कैसी थ्रेट है? थ्रेट किसके लिए है? होल कंट्री और एनी टेरिटरी, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। इसके साथ ही what are the grounds, on what grounds national emergency can be imposed? Please note down the grounds. What are the grounds? War, external aggression and armed rebellion. War, external aggression and armed rebellion. Before 1978, note down, this point is also very important. Before 1978, there was one ground that is replaced. कौन सा ground था वो? That is a Internal disturbance. internal disturbance that was replaced in 1978. That was replaced in 1978. 1978। That was replaced in 1978 and कौन सा वर्ड जोड़ा गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर? Armed rebellion. Armed rebellion. यस। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस? Internal disturbance is a very broad word. It has a very broad connotations. But armed rebellion it is very confined and it is only applied when there is a threat to the security of India. But internal disturbance that has a very broad connotations. अगर हम बात करें तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हम अगर चाहेंगे देखना
तो दिस वर्ड इज गिवन, अभी दिया गया है कहीं पर, आप लोगों को पता है कहाँ पर दिया गया है अभी ये ग्राउंड? क्यों? एनीवन नोज? दिस ग्राउंड इज डिलीटेड फ्रॉम 352 clause 1, but it is given in one article 355. Please see the 355, article 355. This Yes, ground sir, is it is given. एक बार रीड करेंगे वहां पर क्या ग्राउंड दिया गया है? Article 355, duty of the Union to protect states against external aggression and internal disturbance. Yes. So internal disturbance is not disturbance through the blood set. Are you getting my point? कि खून बह रहा है इंटरनल डिस्टर्बेंस में, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत भयानक चीज कुछ है. इलीगल माइग्रेशन इन असम, illegal migration in Assam, I think in 1973 or 1977, कुछ ईयर है, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग. असम में इलीगल माइग्रेशन हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस मे बी अ फोर्सफुल माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड एट इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड. 355 में क्या दिया गया है? इट इज अ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट. क्या दिया गया है 355 में गुरलेन? It shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance. यस, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. तो ये जो माइग्रेशन है फ्रॉम अनदर कंट्री, और वो भी कैसा है? खाली हाथ निहत्थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग टू योर टेरिटरी, और वो इलीगल माइग्रेंट हैं. तो यहां पर ये क्या है? ये इट इज अ थ्रेट टू द कंट्री और इंटरनल डिस्टर्बेंस? इट इज अ इंटरनल डिस्टर्बेंस. इट कैन क्रिएट अ इंटरनल डिस्टर्बेंस. सो इमरजेंसी यहां पर क्या है कि इसलिए यहां पर प्रोविजन इंटरनल डिस्टर्बेंस अभी भी दिया है, बट आर्म रिबेलियन वॉज placed in place of the internal disturbance in 352. Is it clear to all of you, please? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कृतिका, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? 355 में अभी तक दिया गया है इंटरनल डिस्टर्बेंस, वहां से नहीं नहीं सर, हटाया? नहीं सर, अब दे दिया, हटा दिया गया इंटरनल डिस्टरबेंस को, अब आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है। नहीं, 355 में 355 में 355 में तो दिया है सर, यस ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट। इट मीन्स अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस से अगर कोई दिक्कत होती तो वहां से भी हटाया गया होता, ऐसा उससे दिक्कत नहीं है. लेकिन सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज करना, ये हटाया गया. कहां से? 352 क्लॉज सर 522 सर। yes, okay. And internal disturbance has a very broad connotation. इसका बहुत मतलब है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा है. बट आर्म रिबेलियन इज वेरी कन्फाइंड. और अगर आर्म रिबेलियन डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होता है कि वो आर्म रिबेलियन हो रहा है, तो वो वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है. सो दिस वर्ड इज रिप्लेस बाई विच अमेंडमेंट? हाँ जी, 44th Amendment Act. 44th अमेंडमेंट, करेक्ट. ओके. इसके साथ ही नेशनल इमरजेंसी कैन बी इन्वोक्ड इन द होल ऑफ इंडिया और in any part of any India. part of the country, means any part of a territory of India. जरूरी नहीं है कि पूरे देश में ही नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में लागू हो सकता है कि ये असम के कुछ पार्ट में हो सकता है, अरुणाचल के हो सकता है, किसी और बाउंड्री स्टेट में हो सकता है, या कहीं पर भी हो सकता है, और इट मे बी फॉर द होल कंट्री. हाँ जी, क्लॉज 2 एक बार एक्सप्लेनेशन प्लीज देखेंगे. रीड एक्सप्लेनेशन प्लीज. Explanation: a proclamation of emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression or by armed rebellion may be made before the actual occurrence of war or of any such aggression or rebellion if the President is satisfied that there is imminent danger thereof. ओके. हाँ, तो एक चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी
कि जब आपने 352 क्लॉज 1 पढ़ा तो 352 में लिखा था कि व्हेन ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, इट मींस फ्यूचर के लिए नहीं, It's already there. मींस इट्स ऑलरेडी देयर। बट बाद में 1978 में ये समझ में आया कि नहीं, इसको पहले भी लागू किया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि पाकिस्तान हमला करने वाला है हमारे ऊपर, या लगता है कि किसी तरीके से सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ब्रीच हो रही है, तो उसको क्या कर सकता है, एक्सप्लेनेशन कहता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी देयरऑफ इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एनी एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन मे बी मेड बिफोर एक्चुअल occurrence. It means national emergency can be imposed when grave emergency exists or there is apprehension of a grave emergency. Are you getting my point? Yes, sir. This explanation is inserted by the 1978, by the 44th Amendment 1978. Please see the footnote. हाँ जी, Yes, sir. कब जोड़ा गया ये? So 1978. ओके इसके साथ ही अब एक और पॉइंट यहां पर बचा है कि प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेटिस्फैक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेटिस्फैक्शन? पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली, whether this Satisfaction of satisfaction of the Council of Minister and the Prime Minister. satisfaction of the council of minister। लेकिन यहां पर बात आती है कि द सेटिस्फैक्शन वेदर इज सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन और ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। हाँ जी, आप लोगों को शायद याद होगा 38th अमेंडमेंट, और क्लॉज आप लोग देखेंगे कि जो ये सेटिस्फैक्शन है 1975 में सेटिस्फैक्शन कुछ बदल गया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज करने के लिए सजेस्ट किया और इमरजेंसी इंपोज हुई, तो द सेटिस्फैक्शन, दैट सेटिस्फैक्शन वाज पर्सनल सेटिस्फैक्शन। और वो सेटिस्फैक्शन कितना इफेक्टिव सेटिस्फैक्शन होना चाहिए इसके ऊपर बहस हुई, और बहस हुई तो क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 352 वाज इंसर्टेड या सब्स्टिट्यूटेड। एक बार प्लीज देखिएगा 352 क्लॉज 5। सर पढ़ना है। एक बार प्लीज देखिए क्या लिखा हुआ है प्लीज। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन है शायद, थ्री 52 सर क्लॉज 9 है शायद। Sir, clause 3. क्लॉज 3 आई थिंक क्लॉज 3 तो इंसर्टेड नहीं कुछ दिख रहा है यहाँ पर। सर क्लॉज 9 ही है जो 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इंसर्ट हुआ था। वहाँ पर एक प्रोविजन दिया है कि द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी फाइनल। ये कहाँ पर दिया है एक बार देखिएगा। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट प्लीज। Sir, clause 3 reads, the President shall not issue a proclamation under clause 1 or a proclamation varying such proclamation unless the decision of the Union Cabinet, that is to say, the Council consisting of the Prime Minister and other Minister of the Cabinet rank appointed under Article 75, that such a proclamation may be issued has been communicated to him by in writing. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग प्लीज़। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। एक बार 356 आप लोग प्लीज़ देखेंगे। 356 352 क्लॉज 5 में डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी फाइनल, शायद आप लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है।
Just wait for 1 minute, please. Okay, I think this provision was deleted. Sorry, Tanuja. 38th Amendment Yes, sir. Act 1975 made the declaration of national emergency immune to judicial review. 38th अमेंडमेंट 1975 के जरिए डिक्लेरेशन के जरिए नेशनल इमरजेंसी का जो ये डिसीजन है इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि जो डिसीजन है दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द एनी कोर्ट एंड द सेटिस्फैक्शन और एनी टाइप ऑफ डिक्लेरेशन मेड, वो डिक्लेरेशन अगर हम बात करें तो वो 123 या 213 का है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का भी है। वो दोनों जगह पर किसी तरीके से भी अगर कोई डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ने किया है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल दैट इज इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। दिस वाज इंसर्टेड बाय द 38th Amendment 1975, but by the 44th Amendment Act 1978 this was Omitted. This was omitted and आप जो देख रहे हैं ना अभी कि प्रेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटन कंसेंट चाहिए। कौन सा प्रोविजन अभी आपने रीड किया था? 352 की क्लॉज 9 में शायद आप लोग रीड कर रहे हैं। हाँ जी, भी पढ़ा था आभा ने। हाँ जी, 350 Clause 3. 352 क्लॉज 9 आपने Three, देखा था, 44th अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट किया गया है। हाँ जी, देखिए आपने नज़र नहीं डाला है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। लिखा हुआ है 9 में ही इंसर्ट किया गया था 38th अमेंडमेंट के जरिए। उसके बाद फिर क्या किया गया, उसे सब्स्टिट्यूट किया गया, रीनंबर्ड किया गया। देखा आपने? हाँ सर, दिया Yes, है। sir. हाँ, तो 38th अमेंडमेंट के जरिए इसे इंसर्ट किया गया था, बट इसे रिपील किया गया 44th अमेंडमेंट के जरिए। आई थिंक रीनंबर्ड बाय 44th अमेंडमेंट। देखो नीचे लिखा हुआ है क्लॉज 4 रीनंबर्ड एज अ क्लॉज 9। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू प्लीज। क्या दिया है कि 38th अमेंडमेंट के जरिए, चलिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि 1976 में 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट आया। क्यों गुरलीन? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया और उसके बाद इम्प्रूवमेंट हुआ तो बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले ही 38th अमेंडमेंट 1975 में, ये तो बाद में कहा गया आईआर कोहलो में कि बेसिक स्ट्रक्चर है ये, लेकिन उसके पहले मिनर्वा मिल्स 1980 में तो बात निकल कर ये आई कि क्या 38th अमेंडमेंट के जरिए जो प्रोविजन जोड़ा गया था कि द ओपिनियन और सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड दैट सेटिस्फैक्शन इज इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। एनी टाइप ऑफ प्रोक्लेमेशन और डिक्लेरेशन, वो 213 प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का, ये सारे के सारे चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन मिनर्वा मिल्स में कुछ ग्राउंड्स बताए गए इन 1980 दैट दीज सेटिस्फैक्शन कैन बी चैलेंज ऑन दीज ग्राउंड्स। प्लीज नोट डाउन। This is the satisfaction of the president and governor can be challenged on the grounds given below. These grounds are given in a Minerva Mills 1980 Supreme Court. Please, कुछ grounds note कर लेंगे. Whether president or governor has applied his mind? Question mark. Second, whether president or governor acted outside his powers? Question mark. Sir, please हाँ जी, repeat slow. okay. Please repeat. Okay. The satisfaction of the president and governor can be challenged. The grounds are given in the Minerva Mills
AIR 1980 Supreme Court. The grounds are given below. What are the grounds? Please. First, whether president or governor applied his mind? Question mark. पहला ground ये check किया जाएगा. Second, whether president or governor acted outside the authority, outside his powers? Question mark. And third, whether he acted in mala fide, governor or president acted in a mala fide or in extraneous consideration? Question mark. So these are the three grounds. On these grounds, satisfaction of the president can be Sir, challenged. fourth one is Fourth नहीं है, that is a third. Acted in a mala fide or in extraneous consideration. तो जो 1975 तक जो ग्राउंड जोड़ा गया था उसको रिपील किया गया 1944 अमेंडमेंट में. तो 38वें अमेंडमेंट के जरिए ये लिख दिया गया था कि डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड नो जुडिशियल रिव्यू कैन बी, यानी जुडिशियल स्क्रूटनी कैन नॉट बी डन. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी एक्सरसाइज ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. वो किस बेस पर सेटिस्फैक्शन उसका है, क्या डिसीजन ले रहा है, दैट कैन नॉट बी चैलेंज द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन मिनर्वा मिल्स में 1980 में ये ग्राउंड्स दिए गए थे कि इन ग्राउंड्स के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है. नाउ इन एसआर बोम्मई, कब का केस है एसआर बोम्मई, कोई बता सकता है? 19 एसआर बोम्मई कब का केस है? हाँ जी 74 सर. नहीं, एसआर बोम्मई 74 का कैसे हो सकता है? 1994 यस. 74 में कैसे आ सकता है एसआर बोम्मई? वो सर 4 में कंफ्यूज हो गया, सॉरी सर. हाँ, एसआर बोम्मई 1994 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1994. ओके. इन एसआर बोम्मई it was held by the Supreme Court that emergency is reviewable on the grounds which has been enumerated in the Minerva Mills. हाँ जी, उसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं, लेकिन एक बेसिक आप थोड़ा सा लिखेंगे. क्या लिखेंगे? कि emergency is reviewable, emergency can be reviewed on the grounds given in the Minerva Mills. अभी आपने Minerva Mills देखा 1980 में जो ग्राउंड दिए गए, on the grounds which has been enumerated in the Minerva Mills in 1980. Is it clear? Yes, sir. तो जो बात निकल के आई है वो क्या है? Satisfaction should not be a personal satisfaction, it should be the satisfaction of the Council of Ministers. And procedure of submitting the satisfaction to the Prime Minister. Submitting the satisfaction is given. Procedure भी दे दिया गया है. अगर आप 9 को पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि रिटन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए. ठीक है. एवरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन रिटन फॉर्म. पहले क्या था? ओरली पूछ लिया, प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया 1975 में, जैसा कि आपने देखा कि एक इमरजेंसी आपने 1975 की देखी थी. ठीक है. तो आई थिंक दिस क्लियर ऑल ऑफ यू. प्लीज, क्या समझ में आया? सेटिस्फैक्शन समझ में आया आपको कि क्या सेटिस्फैक्शन रिव्यूएबल है? वेदर इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ? Yes, sir. Grounds can be challenged. On what grounds? इन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है ना, Which is given in मिनर्वा मिल्स. Minerva Mills. ये किस केस में कहा गया? एसआर बोम्मई में ये चीज बोली गई, और एसआर बोम्मई इमरजेंसी से रिलेटेड केस है. ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है. ठीक है. इसके साथ ही अब एक चीज और आती है जो है 352 क्लॉज 2. प्लीज एक बार क्लॉज देखेंगे. रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. जो प्रोक्लेमेशन हुआ है उसे रिवोक कौन कर सकता? हु मे रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? गुरलीन, हु हैज अ पावर? जैसे आपने देखा कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू प्रोक्लेम इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का पावर किसके पास है?
किसके पास है? President. प्रेसिडेंट के पास। So clause 2 आपको बताता है कि proclamation issued under clause 1 may be revoked at any time by the प्रेसिडेंट। subsequent proclamation, by the subsequent proclamation। हाँ जी, अब एक बार क्लॉज 3 आप रीड करेंगे प्लीज। Clause 3. हाँ जी, The President shall not issue a proclamation under Clause 1 or a proclamation bearing such proclamation unless the decision of the Union Cabinet, that is to say, the Council consisting of the Prime Minister and other Ministers of Cabinet rank appointed under Article 75, that such a proclamation may be issued, has been communicated to him in writing. ओके प्लीज यहाँ पर प्लीज एक चीज ध्यान देने वाली है कि जी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और रिवोकिंग द प्रोक्लेमेशन क्लॉज 2, यानी 352 क्लॉज 1 एंड 352 क्लॉज 2, एक प्रोक्लेमेशन को इशू करना, दूसरा क्या है, उस प्रोक्लेमेशन को दूसरे प्रोक्लेमेशन के जरिए उसको क्या करना, रिवोक करना। Yes, these all two things can be done, cannot be done unless the decision of the Union Cabinet, that is a Council of Minister consisting the Prime Minister has given his assent in writing। क्या दिया गया यहां पर? हाँ जी, क्या प्रोसीजर है उस प्रोक्लेमेशन को इशू करने का और रिवोक करने का? अनामिका? Yes, sir. हाँ जी, बताइए कैसे प्रोक्लेम किया जा सकता है? President of देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दोनों ही प्रोक्लेमेशन इशू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लॉज 3 आपको बताती है प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है? व्हाट इज द प्रोसीजर? The assent of the Union Cabinet, consisting the Prime Minister and other ministers of Cabinet. हाँ जी, तो कैसी होनी चाहिए वो? रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए उनकी It should be in consent। written. Yes, sir. इट शुड बी इन रिटन, करेक्ट। इसके साथ ही क्लॉज 4 प्लीज। अब बात आती है, अच्छा चलिए रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। आप लोगों को याद है कि एग्जीक्यूटिव कोई एक्शन अगर लेगा तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू, हाँ जी, लेजिस्लेचर। सो द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। क्यों? यस सर। Real executive power based in the council of minister, I think you all know about this। यस सर। तो the power of executive is exercised, एक्सरसाइज हो गई ना यहाँ पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर रिटर्न में कोई कम्युनिकेशन कर दिया प्रेसिडेंट को कि ऐसा कर दीजिए, तो दिस इज अ एग्जीक्यूटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देन द डिसीजन ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या इसको हम कह दें क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट शैल बी चेक्ड बाय द लेजिस्लेचर। एंड अब इनकी जो ये एसेंट है, जो इन्होंने डिसीजन लिया है, अब ये किसको बताना है? दैट शुड बी लेड डाउन बिफोर द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। गुरलीन, Yes, sir. मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? आप कैसे कहते हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो यहां पर डिसीजन कलेक्टिवली ले लिया ना यूनियन कैबिनेट ने। नाउ क्लॉज 4 आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के सामने ये बात बताना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव को जाकर के, एंड ही हैज टू जस्टिफाई हिज डिसीजन। प्लीज क्लॉज 4 रीड करेंगे आप। Every Clause 4. proclamation, हाँ जी, पढ़ो अनामिका, तुम पढ़ो। हाँ जी, Clause 4, every proclamation issued under this article shall be laid before each house of parliament and shall, except where it is a proclamation revoking a previous proclamation, cease to operate at the expiration of 1 month, unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both the houses of parliament. ओके प्लीज। यहां पर एक चीज आपको समझ में आई
कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो एग्जीक्यूटिव शुड इन्फॉर्म हिज डिसीजंस टू द लोकसभा और राज्यसभा। क्यों? पार्लियामेंट को बताएंगे ना सारे। सर इन्फॉर्म तो करेंगे लेकिन डिसीजन जो होगा वो सिर्फ यूनियन कैबिनेट का ही होगा ना। डिसीजन तो जाहिर सी बात है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज द कैबिनेट, यस सर। एंड हिज एसेंट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट किया गया यस प्रोक्लेम कर दीजिए इमरजेंसी या फिर रिवोक कर दीजिए इमरजेंसी। तो ये जो डिसीजन है, ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया है, दिस एक्शन शुड बी इन्फॉर्म टू द पार्लियामेंट, क्योंकि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पता चलना चाहिए ना। ये दे विल चेक द वैलिडिटी। हो सकता है वो उसको अप्रूव करें या उसको क्या करें। गुंजन, हाँ जी। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है, यहाँ पे जो परमिशन है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के होने चाहिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के होने चाहिए? एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कैबिनेट ही है, माननीय सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑफ एक्चुअली अपॉइंटेड अंडर 75। क्या लिखा हुआ है वहां पर? मिनिस्टर्स अपॉइंटेड अंडर 75। हमारी तो बात सर समझ। 75 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये 75 तो लिखा हुआ है और इसीलिए डाउट हुआ क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट रैंक लिखा हुआ है। हाँ जी, तो जो कैबिनेट रैंक एक्चुअली वहां पर स्वतंत्र प्रभार और बहुत सारे ऐसे बना दिए जाते हैं, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड अबव बियॉन्ड द 15% ऑफ द लोकसभा। क्यों? आप समझ रहे हैं? यस सर। 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते ना। तो अगर 15% से ज़्यादा अगर हैं तो उनको स्वतंत्र प्रभार मिलेगा, उनको ये कैबिनेट का दर्जा नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो हो सकते हैं मिनिस्टर हों, लेकिन क्या होंगे वो? स्वतंत्र राज्य प्रभार होगा, बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेबल ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, इट मीन्स अपॉइंटेड अंडर 175, जिनको अपॉइंट किया गया है 75, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव होंगे, कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, जिन्हें कैबिनेट में रखा गया है। तो अगर ये कैबिनेट इन्फॉर्म करेगी क्लॉज 4 में, तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगी यहाँ पर? दैट प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर दिस आर्टिकल शैल बी लेड डाउन बिफोर द पार्लियामेंट, लेड डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। आफ्टर दैट, अगर प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग अ प्रीवियस प्रोक्लेमेशन, it cease to operate at the expiration of 1 month. कितने दिन में खत्म हो जाएगा प्लीज ये बताएगा कोई? It will cease 1 month में खत्म। 1 month unless it is approved by the resolution of the parliament. resolution Both of the the house. parliament. हाँ जी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये अगर रिवोकिंग के लिए है तो कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा ये? 1 month. Okay, and it has unless it has been approved by the resolution of both houses of parliament. और अगर इसको अप्रूव कर दिया और रेजोल्यूशन रिवोकिंग के लिए नहीं था तो ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज विद इन 1 month क्या हो जाएगा? ये प्रोक्लेमेशन ceases to operate. सीज हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हाउस ऑफ द पीपल अगर नहीं है, अगर एग्जिस्टेंस में, ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा। हाँ जी, यस अष्टी। सर ये वाला पॉइंट आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। Every proclamation issued under this article shall be laid before each house of parliament and shall, except where it is a proclamation revoking a previous proclamation। इसका मतलब है अष्टी कि देखिए, डिसीजन कैबिनेट ने लिया एक एमरजेंसी प्रोक्लेम करने का या फिर एमरजेंसी को रिवोक करने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अगर रिवोक करने का लिया है तो विद इन 1 month क्या हो जाएगा? ये सीज हो जाएगा। लेकिन अगर अप्रूव कराने के लिए लिया, आगे बढ़ाने की बात कर रहा है और लेट डाउन बिफोर द पार्लियामेंट, तो अगर अप्रूवल मिलता है तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज विद इन 1 month ये सीज कर जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, इसके साथ ही एक चीज और है, जो प्रोक्लेमेशन है, इफ सच प्रोक्लेमेशन नॉट बीइंग अ प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग अ प्रीवियस प्रोक्लेमेशन, मतलब अप्रूव करने के लिए प्रोक्लेमेशन किया गया। क्या करने के लिए प्रोक्लेमेशन लेट डाउन किया गया है? फॉर अप्रूविंग, फॉर अप्रूवल बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बट एक हाउस सदन में नहीं, एक हाउस मीन्स लोकसभा ही सदन में नहीं हो सकती, क्योंकि बाकी तो परमानेंट बॉडी है। क्यों? यस सर। तो अगर लोकसभा नहीं है अगर सदन में, तब एक बार रीड करेंगे प्रोविजो।
provided that if any such proclamation, not being a proclamation revoking a previous proclamation, is issued at a time when the House of People has been dissolved, or the dissolution of House of People take place during the period of 1 month referred in this clause, and if the resolution approving the proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such proclamation has been passed by the House of People before the expiration of that period, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the House of People first sits after its reconstitution, unless before the expiration of the said period of 30 days a resolution approving the proclamation has been also passed by the House of People. Okay, it means House of People is not in existence. लोकसभा क्या नहीं है? एग्जिस्टेंस Not in नहीं a होती। session. मीन्स जैसे अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा भंग हो चुकी है, इमरजेंसी लागू कर दी गई, तो इमरजेंसी लागू करने के बाद 1 महीने तक अगर अप्रूव नहीं किया गया तो क्या हो सकता है? इमरजेंसी सीज हो जाएगी। लेकिन सीज तो तब हो जाएगी जब ये क्या किया जाए, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पहुंचाया जाए इसको। लेकिन वहाँ पर एक सदन ही नहीं है, लोकसभा वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या है कि 30 डेज आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट सिटिंग लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूशन की, और फर्स्ट सिटिंग 30 दिन के अंतराल में वो सीज कर जाएगी इमरजेंसी। मतलब अगर 1 जनवरी 2020 को इमरजेंसी इंपोज की गई और उस समय लोकसभा एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो कितने दिन तक जाएगी आगे इमरजेंसी? कब सर तक? 1 फरवरी 2020 तक। जी नहीं, जब तक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती और उसके 30 डेज तक, क्योंकि लोकसभा जब एग्जिस्टेंस में आ जाएगी और राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है तो लोकसभा अप्रूव कर देगी तो फिर आगे बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अनामिका? मतलब सर जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं है तब तक यस, इमरजेंसी लगी रहेगी। लोकसभा का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है अगर अप्रूवल चाहिए तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वरना रिवोकेशन तो हो जाएगा 1 मंथ के अंदर ही, लेकिन अगर अप्रूवल चाहिए तो क्या चाहिए? लोकसभा का होना जरूरी है। और जब तक लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होकर नहीं आ जाती तब तक क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है? कंटिन्यू रहेगी। और विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा उसको अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे 30 दिन के अंदर। प्लीज यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 मंथ एंड 30 डेज डिफरेंस है। कभी वहां पर ऐसा मत करना कि 30 डेज देखा तो आपने टिक कर दिया। रिकॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन? 30 days. 30 डेज एंड जनरली कितना है? 1 मंथ। इज इट क्लियर गुरलीन? यहां पर Yes, डिफरेंस sir. है, क्वेश्चन आता है यहां पर, प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां गड़बड़ मत करिएगा, वहां गलत करके आइएगा कि दोनों जगह 1 महीने दिया गया है। यहां 30 डेज है। रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर 30 डेज एंड बिफोर अगर बात की जाए तो कितना है? 1 मंथ। इज इट क्लियर कृतिका? यस सर। हाँ जी। इसके साथ ही क्लॉज 5 एक बार रीड करेंगे प्लीज। A proclamation clause so approved, a proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of 6 months from the date of the passing of the second of the resolution approving the proclamation under clause 4. मैक्सिमम कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी को? 6 मंथ। अनलेस रिवोक्ड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ। एक बार अप्रूवल हुआ, प्रोक्लेमेशन हुआ, विद इन 1 मंथ अप्रूव कराना है, 1 मंथ में अप्रूव कराना है। और कितने दिन तक बढ़ाएंगे आप? 6 मंथ। और 6 मंथ कब तक? जब तक दोबारा से आप उसको अप्रूव ना करा लें इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज 4। इज इट क्लियर? Yes, sir. वैसे किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज एक बार टेक्स्ट करेंगे आप लोग। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन प्लीज?
हाँ जी, अगर एक बार अप्रूव हो गई, वंस प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन फॉर व्हाट पीरियड इट विल बी इन कंटिन्यूएशन, कितने समय के लिए? 6 months, sir. 6 months. 6 month, 6 month till approval, again Till the approval, second हाँ, second promulgation, sorry, second resolution. रेजोल्यूशन, सेकेंड रेजोल्यूशन, दोबारा से फिर से रेजोल्यूशन पास कराइए आप, ठीक है, जो कि क्लॉज 4 में प्रोविजन दिया गया है। नाउ सर एक एग्जांपल देके बताएंगे? एक्चुअली देखिए ऐसा है कि अगर आज इमरजेंसी लागू की जाती है, नेशनल इमरजेंसी, तो प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, किसी का माइक ऑन है। अगर प्रेसिडेंट आज नेशनल इमरजेंसी लागू करता है तो 1 महीने के बीच अगर उसको अप्रूवल के लिए नहीं भेजा जाता है तो वो सीज कर जाएगी, ठीक है, और अगर अप्रूवल हो जाता है तो वो कितने दिन के लिए? 6 मंथ के लिए आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा अगर नहीं है और अप्रूवल देने के लिए बोथ हाउसेस में से एक हाउस नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा कितने दिन तक? जब तक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा नहीं हो जाती है, पहली सिटिंग नहीं हो जाती है, एंड मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम द रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटिंग ऑफ द लोकसभा। इज इट क्लियर कृतिका? यस सर। हाँ जी, इसके अलावा अब 6 मंथ अगर बढ़ गई, तो अगर दोबारा बढ़ाना चाहते हैं इसको आप इमरजेंसी को, तो फिर से सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। मीन्स रेजोल्यूशन शैल बी लेड डाउन बिफोर द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि क्लॉज 4 में आपने देखा। लोकसभा उस समय अगर एग्जिस्टेंस में है, नहीं है, तो फिर आपको वही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, इसके साथ एक प्रोविजो दिया गया है क्लॉज 5 में, एक बार रीड करेंगे आप। Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a proclamation is passed by both houses of parliament, the proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of 6 months from the date on which it would otherwise have ceased to operate under this clause. हाँ जी, क्या प्रोविजो में लिखा हुआ है प्लीज कोई बताएगा मुझे? अनामिका, बाकी और लोग प्लीज। हाँ जी, अगर प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है और उसके बाद रेजोल्यूशन के जरिए वो 6 मंथ बढ़ा दिया गया है, एंड नो रिवोकेशन ऑफ proclamation is laid down before the house of parliament, then it can be extended again for the 6 months, 6 month। तो टोटल पीरियड कितना हुआ नेशनल इमरजेंसी का? 1 year, 1 year। 12 months. इट मीन्स 6 मंथ एंड 6 मंथ 1 ईयर मैक्सिमम नेशनल इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नेशनल इमरजेंसी अगर बढ़ाना है, आपको देश में 1 साल से ज़्यादा अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, तो उसके लिए अलग प्रोविज़न है, उसके लिए अलग कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हुआ गुरलीन, सोनाली? 1 month, 1 year, sir. सोनाली क्लास में है ये? यस सर। कितने समय के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है मैक्सिमम, अगर रिवोकेशन नहीं लेट डाउन किया गया है? सर 1 years। 1 ईयर्स। हाँ जी, इसके साथ ही एक और प्रोविजो दिया गया है, प्लीज रीड करेंगे कोई भी? सेकंड प्रोविजो, क्लॉज 5। So provided for गुलीन पढ़िए। हाँ जी, Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such period of 6 months and a resolution approving the continuance in force of such proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to the continuance in force of such proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the proclamation shall cease to operate at the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution, unless before the expiration of the said period of 30 days
A resolution approving the continuance and force of the proclamation has been also passed by the House of the People. ओके, प्रोविजो में आपने देखा कि जो कॉन्टिन्यूएंस है किसी भी रेजोल्यूशन मीन्स इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो रेजोल्यूशन है जो अप्रूवल के लिए है, वो अप्रूवल के लिए रेजोल्यूशन आपने प्रोविजो में भी देखा है कि 6 मंथ से ज़्यादा आपको अप्रूव कराना पड़ेगा। और अगर डिजोल्यूशन हो चुका है लोकसभा का तो क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू वेट फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा। क्यों? क्या करना पड़ेगा सोनाली? सर वेट करना होगा सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा से जब तक ना हो। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? वो उस टाइम तक कंटिन्यू रहेगा। यू हैव टू वेट फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा, क्योंकि डिसॉल्व हो चुकी है लोकसभा विद इन 6 मंथ, और लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूट होने के लिए वेट करना पड़ेगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट सिटिंग 30 डेज के अंदर आपको लेट डाउन करना पड़ेगा लोकसभा के सामने इफ द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज अप्रूव द इमरजेंसी। और अगर विद इन 30 डेज अप्रूव नहीं कराई जाएगी तो क्या हो जाएगा? इट विल सीज। सो आपको शायद ये क्लियर हुआ होगा। कोई एक बार नटसेल में हमें बता सकता है कि इमरजेंसी लगने के बाद क्या प्रोविज़न है, कैसे इसको जो प्रोक्लेमेशन है वो इशुएंस का और रिवोकेशन का दोनों ही कैसे होंगे? कोई बता सकता है हमें? हाँ जी, एनीवन प्लीज। I'm just telling you all the first thing, president may proclaim and under clause 1, and revocation or variation in the emergency can be done by the clause 2. Is it clear, Gurleen? Yes, sir. Okay. If president issue the proclamation, then ओपिनियन या फिर एसेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नेसेसरी, दैट शुड बी गिवन इन a written form. Okay, and the decision of council of minister or cabinet minister shall be laid down before the both houses of the parliament. And if it is a resolution of revocation, then it will cease on after the 1 month. And if resolution for the approval of emergency for more time, then 6 months. Then it will last 6 months. Then it can be extended for the 6 months if both the houses of parliament approves. But there is one more condition. If Lok Sabha is not in existence, then they have to wait for the reconstitution of the Lok Sabha and first sitting of the Lok Sabha within 30 days. If Lok Sabha approves, then it can be extended for 6 months, otherwise it will cease. Now, for more 6 months after the first resolution, through the second resolution it can be extended for more than 6 months, means 1 साल के लिए की जा सकती है। लेकिन if there is a dissolution of the Lok Sabha during that period, then the same procedure, they have to wait for the reconstitution of the Lok Sabha, first sitting of Lok Sabha, within 30 days approval should be there. If it is not approved, then it will cease on 30 days, within 30 days from the non-approval. Is that clear? नेहा? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पर? किसी को कोई डाउट है प्लीज? नो। ओके, तो यहाँ पर ये हुआ कि एक बार में 6 महीने टोटल मिलाकर 1 साल नेशनल इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही क्लॉज 6 एक बार रीड करेंगे आप लोग प्लीज। व्हाट इज द रिटन इन क्लॉज 6? Clause 6. For the purposes of Clause 4 and 5, a resolution may be passed by either House of the Parliament only by a majority of the total membership of that House
and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. ओके प्लीज़ इसका एक आप रेशियो बना लेंगे, एक मतलब समीकरण टाइप का बना लेंगे ताकि आपको याद रहे, क्योंकि देखिए रिमूवल, 2/3 मेजोरिटी, प्रेजेंट वोटिंग, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपको बहुत क्लियर होना है। इमरजेंसी के लिए क्या कोरम चाहिए प्लीज बताएगा कोई हमें एक बार? अंडर क्लॉज 6 अप्रूवल और रिवोकेशन दोनों के लिए बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का कोरम क्या होना चाहिए? क्लॉज 6 में दिया गया है। क्या कोरम है प्लीज? दैट रेजोल्यूशन में बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट only by the majority of the total membership of that house and by majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. एक बार इसको शॉर्ट करके कोई बता सकता है मुझे? ब्रीफ, क्या मेजॉरिटी चाहिए? रेजोल्यूशन कैसे पास होना चाहिए सृष्टि? So it should be passed by not less than 2/3 of the member present in the house and voting. एक बार प्लीज कोई और भी देख करके बताएगा मुझे। द रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज 4 and 5 may be passed by either house of parliament, either house of parliament only by majority of the total membership of that house. हाँ जी, क्या चाहिए गुरलीन? तो मतलब 50% +1. यस, टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। सबसे पहले रेजोल्यूशन किसी एक हाउस में जाएगा तो क्या होना चाहिए वहां पर? टोटल मेंबरशिप देखी जाएगी, फिर उसमें मेजॉरिटी उस हाउस की टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड, अरे प्लीज आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, थिंक हमें लगता है सृष्टि। एकदम से तो दोनों हाउस में नहीं पहुंच जाएगा ना रेजोल्यूशन। No sir. तो फिर कैसे होगा? एक हाउस में गया तो वहां पर क्या देखा जाएगा? कौन देगा वोट? टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. क्या चाहिए? दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट इज 50% +1 ऑफ ईदर हाउस. हाँ जी. एंड सेकंड इज कि मेजॉरिटी ऑफ जो उस वहां पे हाउस में जो प्रेजेंट हैं, हाँ जी. और साथ ही साथ जो वोटिंग भी कर रहे हैं, पी एंड वी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग जो दोनों हैं, हाँ. उनमें जो 2/3 मेंबर्स हैं उनको लेना है. अनुज, हाँ जी अनुज. यस सर. बताइए रेजोल्यूशन कैसे अप्रूव होगा, या रिवोकेशन जो 4 और 5 में दिया गया है आगे बढ़ाने के लिए 6 महीने, वो क्या कैसे हो पाएगा? व्हाट इज द कोरम? क्या कोरम है इसका? सर सबसे पहले तो किसी एक हाउस में जाएगा सर, उसमें जो टोटल मेंबरशिप होगी उसमें से मेजोरिटी देखी जाएगी. हाँ जी. अगर मेजोरिटी आ रही है सर, उसमें से देखा जाएगा कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, उसके कितने लोग मतलब प्रेजेंट हैं, उसके 2/3 के हिसाब से देखा जाएगा सर. एंड मेजॉरिटी, यस एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. इसको कागज पर प्लीज नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तनुजा सर, यहाँ जो मेजोरिटी बोला है वो जो पहले हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं ओनली बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, उन्हीं मेजोरिटी को उसी मेजोरिटी का 2/3 ले रहा है, ऐसा है क्या सर? जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग में है. हाँ जी, जो लोग वहां पर उस समय अवेलेबल है, क्योंकि जरूरी नहीं ना, क्योंकि देयर इज अ ग्रेव इमरजेंसी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट सृष्टि? देयर इज अ ग्रेव इमरजेंसी एंड ये जो अप्रूवल लिया जा रहा है, जो रेजोल्यूशन पास कराया जा रहा है, यहां पर देखा नहीं जाएगा कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आया, कौन सा मिनिस्टर नहीं आया, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन कैसा है, अर्जेंट नेचर का क्वेश्चन है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या होगा कि जो टोटल मेंबरशिप का, पहली चीज तो ओनली बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्लस अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. वहां पर जितने लोग प्रेजेंट होंगे जल्दी जल्दी उनसे पूछ लिया जाएगा. दैट्स इट. ये नहीं किया जाएगा कि कितने मेंबर्स आए कितने नहीं आए. जो प्रेजेंट एंड हैं
वोटिंग के लिए जो है जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनमें से 2/3 देख लिया जाएगा और मेजोरिटी की जाएगी, ठीक है, उससे मेजोरिटी तय की जाएगी। इज इट क्लियर अनुज? यस सर। हाँ जी। इसको कागज़ पर नोट कर लेंगे और थोड़ा सा आप लोग अमेंडमेंट प्रोसेस में भी हम डिस्कस करेंगे इसे, और खासकर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या जिनका महाभियोग इम्पीचमेंट का जो कोरम है, ये कोरम है, और एक अमेंडमेंट में स्पेशल मेजॉरिटी, तीनों को देखना है आपको क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वहाँ, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। क्लॉज 7 एक बार प्लीज रीड करेंगे आप। Clause 7. Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses, the President shall revoke a proclamation issued under Clause 1 or a proclamation bearing such proclamation if the House of the People passes a resolution disapproving, or as the case may be, disapproving the continuance in force of such proclamation. ओके, इन सारी जगहों पर जितनी जगहों पर डिसअप्रूव की बात की गई है, रेजोल्यूशन बात की गई रिवोक करने की, तो ये पावर किसके पास है? द प्रेसिडेंट शैल रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 और प्रोक्लेमेशन वेरिंग सच प्रोक्लेमेशन इफ द हाउस ऑफ पीपल पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूविंग। अगर हाउस ऑफ पीपल ने डिसअप्रूविंग का रेजोल्यूशन पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसे एक प्रोक्लेमेशन के जरिए उसको क्या करेगा? इमरजेंसी को क्लॉज 1 में जो कंटिन्यू करेगा, नो प्रोमोलिगेट किया था, जो प्रोक्लेमेशन जो किया था उसको रिवोक कर देगा ना फिर। यस सर। जब लोकसभा डिसअप्रूव कर देगी तो फिर उसको सूचित कौन करेगा? क्लॉज 1 में आपने प्रोक्लेमेशन इशू किया था तो आप इसको क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे ना फिर। इन प्रोविजंस के होते हुए जो कि 6 मंथ बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, यहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास हो गया है तो आगे बढ़ जाए, इन सबको होते हुए भी अगर लोकसभा क्या करती है? द प्रेसिडेंट शैल रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 or a proclamation varying such proclamation if the house of the people passes a resolution disapproving or as the case may be disapproving the continuance and force of such proclamation। अगर लोकसभा पास कर देती है कि प्रोक्लेमेशन नहीं होना चाहिए और डिसअप्रूव करती है तो क्या किया जाएगा? प्रेसिडेंट क्या करेगा? क्लॉज 1 में जो प्रोक्लेमेशन इशू किया है उसको क्या करेगा? वो क्या करेगा? डिसअप्रूव कर देगा। शैल रिवोक, डिसअप्रूव नहीं करेगा, दैट इज अ रिवोकेशन। इशुवेंस एंड रिवोकेशन, ये दोनों काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हाँ जी। इसके साथ ही अब बात आती है क्लॉज 8 की, जो आपने कहा था कि लोकसभा डिसअप्रूव करेगी, गुरलीन। Yes, sir. तो ये लोकसभा डिसअप्रूव करेगी तो इसका प्रोसीजर होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है डिसअप्रूव करने का लोकसभा को। लोकसभा के पास पहले तो खुद लेकर के जाएंगे अप्रूव कराने, क्यों? लेकिन अगर लोकसभा अपने आप डिसअप्रूव करना चाहती है तो प्रोसीजर क्या है? क्लॉज 8 प्रोसीजर बताती है कि लोकसभा कैसे डिसअप्रूव करेगी। प्लीज रीड क्लॉज 8। Clause 8. Where a notice in writing signed by not less than 1/10 of the total number of members of the House of the People has been given of their intention to move a resolution for disapproving, or as the case may be, for disapproving the continuance in force of a proclamation issued under Clause 1 or a proclamation bearing such proclamation, number A, to the Speaker if the House is in session, or number B, to the President if the House is not in session. A special sitting of the House shall be held within 14 days from the date on which such notice is received by the Speaker, or as the case may be, by the President, for the purpose of considering such resolution. ओके, अगर लोकसभा एग्जिस्टेंस में है तो कितने लोगों की नोटिस दी जाएगी इसको डिसअप्रूव करने के लिए लोकसभा के जरिए? 1/10 of the total members. 1/10 of the total members of the Lok Sabha shall give notice to the Speaker if Lok Sabha is in the session, if not in the session to the President, and President shall convene the meeting, convene the both houses of Parliament, convene करेगा for the resolution, for the
डिटर्मिनेशन ऑफ दैट नोटिफिकेशन, 14 डेज के अंदर क्या होगा, स्पेशल सिटिंग ऑफ द हाउस शैल बी हेल्ड विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द फर्स्ट नोटिस इज रिसीव्ड बाय द स्पीकर और द प्रेसिडेंट। कितने दिन के अंदर वो स्पेशल सिटिंग होगी उस रेजोल्यूशन पे डिसीजन लेने के लिए? 14 14 days. within 14 days. Yes, yes. And how many? Joint session होगा ना? नहीं, that is not a joint session. So joint setting, क्योंकि लोकसभा आप डिसअप्रूव कर रही है। Are you getting my point? It is a special setting, special sitting of the house shall be held within 14 days from the date on which such notice is received by the speaker or as the case may be by the president. तो ये डिसअप्रूव लोकसभा कर रही है, तो सिटिंग किसकी होगी? किसकी सिटिंग होगी? लोकसभा की। लोकसभा, सिटिंग ऑफ लोकसभा होगी। और ये क्या किया जाएगा, रेजोल्यूशन को डिटरमिन किया जाएगा कि आप लोग चाहते हैं कि लोग इमरजेंसी हटा दी जाए, क्यों? गुरलीन? यस सर। हाँ, यहाँ पर प्लीज बताएगा कोई हमें क्या प्रोसीजर है अगर लोकसभा डिसअप्रूव करना चाहती है जो इमरजेंसी प्रोक्लेम है, क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की है उसको, या फिर कॉन्टिन्यूएंस में चल रही है वो और उसको डिसअप्रूव करना चाहते हैं लोकसभा, तो क्या प्रोसीजर है? हाउ मेनी मेंबर्स विल गिव नोटिस, रिटन नोटिस? 1/10 member of the total members. Okay, 1/10 of the total members of the Lok Sabha, and in how many days notice दी किसको जाएगी? Notice shall be given to the speaker and to the president. एक please. Notice shall be given to the Kritika. Notice shall be given to the speaker and president. To the speaker if the house is in session, Lok Sabha is in session. Kritika, पूरी बात. Yes sir. Yes. अगर to the speaker if the house in the session. If the Lok Sabha is in session, then speaker. And if the Lok Sabha is not in session, then to the president. And within 14 days, special sitting shall be convened for the determination of the resolution. Okay? Is that clear? Yes sir. Yes sir. हाँ जी। इसके बाद अब क्लॉज 9 की हम बात कर लेते हैं जो हम कर चुके हैं पहले। क्लॉज 9 में आपने देखा था कि ये 38th अमेंडमेंट के जरिए इंसर्ट किया गया था, इसको रीनंबर्ड किया गया क्लॉज 4 को 9 पर, और वहाँ पर क्या था कि जो सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट का ऊपर आपने देखा था, इसको क्या किया गया था कि कहा गया था कि इट इज़ अ कंक्लूसिव इन नेचर and it is a final, it cannot be questioned in the court of law and judicial review cannot be taken on the satisfaction of the president or the governor. तो बात आती है कि क्लॉज 9 एक बार प्लीज रीड करेंगे क्योंकि 44th अमेंडमेंट के जरिए इसको चेंज कर दिया गया है। 38th अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट के जरिए रिप्लेस किया गया। और नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन, एक बार रीड करेंगे क्लॉज 9। Clause 9. The power conferred on the President by this article shall include the power to issue different proclamations on different grounds, being war or external aggression or armed rebellion, or imminent danger of war, external aggression, or armed rebellion, whether or not there is a proclamation already issued by the President under Clause 1 and such proclamation is in operation. Okay, please. यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रोक्लेमेशन वो जरूरी नहीं है कि डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स नेशनल इमरजेंसी ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन ऑन द बाउंड्री, मीन्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड आसपास के जो स्टेट हैं उनमें एक ग्राउंड पर है। नाउ सेकेंड प्रोक्लेमेशन, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर, राजस्थान और आसपास की बाउंड्री जो है वहाँ पर वॉर। नाउ थर्ड, द नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन इन राजस्थान। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम इन डिफरेंट ग्राउंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? एंड इट मे बी a grave emergency exists or actual or apprehension of a war, external aggression or a armed rebellion. Is it clear? Yes sir.
आई थिंक दिस क्लियर ऑल ऑफ यू प्लीज। बहुत ही टिपिकल प्रोविजन था, वैसे जल्दी सर मुझे नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया कृतिका? क्लॉज पूरा समझ में नहीं आया या फिर एक क्लॉज नहीं समझ सर, में? ये लास्ट वाला 9वां नहीं समझ। मैंने कहा कि इतनी देर पढ़ाने के बाद अगर आपने ये कहा कि मुझे नहीं सर, समझ। पूरा समझ में आया। ओके ओके, तो क्लॉज 8, सॉरी कौन सी क्लॉज है ये? क्लॉज 9 क्लॉज 9। इस क्लॉज 9 में कहा कि देखिए इमरजेंसी के लिए जो 3 ग्राउंड आपने देखे थे ना, क्या ग्राउंड थे वो? वॉर, एक्सटर्नल और एग्रेशन, था एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन। तो कहा कि ये पूरे देश में एक ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा देना या फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नेशनल इमरजेंसी लगा देना, ये किया जा सकता है। बस यही कह रहा है क्लॉज 8। अनुज क्या कह रहा है ये बताइए। सर जो तीनों ग्राउंड दिए गए हैं उनमें से किसी को एक आधार बेस बना के इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक ग्राउंड पे बनाकर लगाई जा सकती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स पे भी लगाई जा सकती है। यस सर, यस सर। उत्तर प्रदेश में हो सकता है आर्म रिबेलियन को मान करके नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए। राजस्थान में हो सकता है कि वॉर को लगा दी जाए ग्राउंड बनाकर। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स पर भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इज इट क्लियर कृतिका? यस सर। तो ये आपने 352 आपने देखा। वैसे आई थिंक आज इतना ही रखेंगे, ठीक है? यस सर, आज बहुत क्लास कर लिए, थक भी गए हैं। क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 352 आपको क्लॉज बाय क्लॉज समझ में आया होगा। अब 352 के बाद अनुज, हाँ जी बताइए। सर मुझे 352 के क्लास 7 में मुझे सर लास्ट में सर एक लाइन है, जैसे उसमें दिया गया है, एज द केस में बी डिस्प्रूविंग द कंटीन्यूअस इन द फोर्स ऑफ सर। मींस अनुज इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूएंस में चल रही थी इमरजेंसी, कॉन्टिन्यू हो चुकी है एक बार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक Yes, बार sir. लोकसभा ने अप्रूव कर दिया था 6 महीने के लिए, लेकिन उसी बीच में लोकसभा चाहती है डिसअप्रूव करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 6 मंथ के अंदर ही अगर वो चाहती है बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल 6 Yes, मंथ sir. के लिए उसने कंटिन्यू कर दी थी, लेकिन अब चाहती है लोकसभा की नहीं इमरजेंसी हटाइए। तो वो क्या करेगा? वो इस प्रोसीजर को फॉलो करेगा डिसअप्रूव करने वाले। ओके ओके सर, थैंक यू सर। तो आज के लिए तो ये इतना काफ़ी है, ठीक है? कल कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे 80% आपने कवर कर लिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या है ये? मोर देन 80% इमरजेंसी आपने कवर कर ली। अब इस बेसिक प्रोविजंस हैं, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, क्या इफेक्ट है इमरजेंसी के, फिर स्टेट इमरजेंसी क्या है, क्या ग्राउंड्स हैं स्टेट इमरजेंसी के, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। In the next class we will discuss all these things, okay? In the next class we will complete this topic, okay? Okay sir, thank you Is sir. there any doubt to anyone please? हाँ जी। No sir. Thank you sir. किसी को कोई डाउट है अगर तो अभी पूछ सकते हैं मैसेज में। बाकी लोग कुछ ऐसे हैं जो लोग एकदम शांत रहते हैं, प्लीज़ वो लोग कम से कम ध्यान जरूर देते रहिएगा, ठीक है? तो आप लोगों को इतना तो समझ में ज़रूर आ जाएगा कि क्या टाइम पीरियड है, कैसे है, कौन से ग्राउंड्स हैं, ठीक है? केस क्या है, मिनर्वा मिल्स या फिर वो एसआर बोमई। अभी एसआर बोमई के कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे भी कि अगर इमरजेंसी लगानी है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है? देयर आर सर्टेन डायरेक्शंस, कुछ प्रपोजिशंस फ्रेम किए गए हैं। हम बात करेंगे एसआर बोमई की, कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। एक ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है एसआर बोमई का ही यहाँ पर। किसी को कोई डाउट है प्लीज़? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, sir.